आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे चीन में भयानक तरीके से जारी बिजली कटौती की। जानेंगे कि चीन इन दिनों प्रकृति की मार से क्यों बेहाल है और वहां 60 साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की क्या वजहें हैं। बिजली कटने से खेती किसानी से लेकर चीन में औद्योगिक उत्पादन पर किस कदर मार पड़ रही है। आज के शो में जानेंगे कि चीन में जारी पावर कट का दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर पड़ने वाला है। चीन के अलावा बांग्लादेश के पावर कट का भी जायजा लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। ताइवान अमेरिका में जंग को लेकर पहले से ही तनाव झेल रहा चीन एक नए संकट में फंस गया है। चीन में पिछले 60 सालों में पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि न सिर्फ वहां के लोगों का हाल बुरा है बल्कि कई कई घंटों तक मॉल, फैक्ट्रियां तक बंद करनी पड़ रही हैं। अब जानते हैं कि चीन में बिजली संकट पैदा होने के पीछे की क्या वजहें हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इस बार 40% कम बारिश हुई है। ये 1961 के बाद से सबसे कम है। ऊपर से लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के चलते बिजली की खपत भी बढ़ गई है, जबकि देश की कई प्रमुख नदियों के सूखने से वहां हाइड्रो पावर से बनने वाली बिजली का उत्पादन घट गया है। जब गर्मी बढ़ी तो चीन में लगातार बिजली की डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ता गया, क्योंकि गर्मी बढ़ने से चीन में एसी की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते पावर ग्रिड पर अतिरिक्त लोड बढ़ा और चीन में बिजली संकट गहरा गया। चीन में गर्मी का हाल ये है कि यहाँ के सिचुआन प्रांत के चोंकिंग शहर में टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है। इसके अलावा चीन के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। चीन में बिजली संकट बढ़ने का एक और कारण है वहाँ की सबसे लंबी नदी यांगसी। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी का जलस्तर काफी गिर गया है। एक अनुमान के मुताबिक यह नदी 40 करोड़ से अधिक चीनी लोगों को पानी भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा करीब 60 दूसरी नदियों और बांधों में पानी सूख गया है, जिससे कई पावर प्लांट ठप पड़े हुए हैं। चीन अपनी कुल खपत की 15% बिजली पानी से बनाता है। कम बारिश की वजह से उसके हाइड्रो पावर क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक यांगसी नदी के ऊपरी हिस्सों में जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन की यांगसी नदी न सिर्फ प्रमुख जल सोर्स है बल्कि हाइड्रो पावर ट्रांसपोर्ट और चीन के किसानों के लिए भी जीवनदायिनी है। यांगसी नदी के जलमार्ग के जरिए बड़ी मात्रा में विदेशी कारोबार होता है। यांगसी नदी तिब्बत के पठारों से निकलकर ये 4000 मील की लंबी यात्रा के बाद शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ये चीन की सबसे उपजाऊ खेती की जमीनों को भी सींचती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चीन की एक एजेंसी ने चीन की पोयांग झील की भी तस्वीर साझा की थी। चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सूखने की कगार पर है और अब इसकी तलहटी दिखाई देने लगी है। चीन में बिजली उत्पादन 80% तक पानी पर निर्भर करता है और अब पानी की कमी होने से बिजली और पानी दोनों की दिक्कत हो रही है। बिजली संकट के साथ पानी की दिक्कत बढ़ रही है। गर्मी के चलते चीन में बिजली संकट इतना बढ़ चुका है, वहाँ के कई बड़े शहरों में कई घंटों तक अंधेरा छाया रहता है। फैक्ट्रियों में होने वाली बिजली कटौती की मियाद को बढ़ा दिया गया है। सरकारी चैनल सीसीटीवी ने खबर दी है कि बिजली की मांग कम करने के लिए महानगर चोंकिंग में कुछ मॉल बंद कर दिए गए हैं। बिजली की कमी के चलते चीन के चोंकिंग शहर में मॉल सिर्फ 5 घंटे तक खोले जा रहे हैं। सभी शॉपिंग मॉल अब शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा रहे हैं। बिजली संकट के चलते शंघाई में बुंद के नाम से मशहूर स्काईलाइन में 22 से 24 अगस्त के बीच 2 रातों तक लाइट नहीं जलाने का फैसला लिया गया था। चीनी अधिकारियों का कहना है कि बिजली बचाने के लिए फैसला लिया गया है। हाल ही में चीन के 165 शहरों के लिए हीट वार्निंग का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बारे में हमने समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आइए उनको सुनते हैं। देखिए, एक तो 2 चीज है। एक तो कोयला जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यह है कि चाइना में जो पानी, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जो वाटर सप्लाई है, वो वाटर सप्लाई में इस तरह का शॉर्टेज चाइना ने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। और आप एक चीज इस पर गौर कर सकते हैं कि चाइना में और दुनिया में बहुत सारे जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स का आलोचना है वो इस पर है कि चाइना क्लाइमेट क्राइसिस में एक बहुत बड़ा चाइना का हाथ रहा है। और वही क्लाइमेट क्राइसिस जाके चाइना पे प्रभाव हुआ है कि चाइना के नदियों में पानी सूख गया है। तो ये है इमीडिएट प्रोवोकेशन। लेकिन इमीडिएट प्रोवोकेशन के साथ साथ कोयले में जो वो एक स्टैंड ऑफ ले सकते थे, एक पोजीशन ले सकते थे कि हमारा कोयला ऑल्टरनेटिव है डेवलप करने के लिए, उस पर वो लोग अंकुश लगाए थे, क्योंकि इस साल उनका प्रोडक्शन सप्लाई बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था कि इनके प्रोडक्शन, ये कोविड के चलते जो स्टॉप एंड स्टार्ट चीज था। तो दोनों मिलाकर आप कहेंगे ये दोनों ही चीजें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एक संकट के रूप में सामने आया है, जो कभी भी चाइना में, किसी भी चाइना के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इस तरह का चीज चाइना ने सोचा नहीं था। और आपको पता भी होगा कि चाइना में ये जो पानी का संकट आया है, वो उसका वजह है कि इस बारी का जो गर्मी का जो सीजन था चाइना में, वो उनके मतलब करीब 100 साल में सबसे ज्यादा और लंबा गर्मी का सीजन रहा है। सूखे और गर्मी की मार से चीन की खेती किसानी भी अछूती नहीं रही है। पिछले साल से इस जुलाई की तुलना करें तो चीन में 40% बारिश कम हुई है। ये 1961 के बाद से जुलाई महीने में सबसे कम बारिश है। सूखे की वजह से चीन के कई प्रांत जैसे सिचुआन, जियांगशी, अनहुई, हुबेई, हुनान और चोंकिंग में 25 लाख लोग बेघर होने की कगार पर हैं। वहीं करीब 22 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल पूरी तरह से सूख गई है। चीन के आपातकाल प्रबंधन मंत्रालय के मुताबिक सूखे के चलते 8 लाख से ज्यादा लोगों को फौरन राहत पहुंचाने की जरूरत है। गर्मी और सूखे की मार झेल रहे चीन के सिचुआन और यांगसी नदी से सटे कई इलाकों में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही तेज गर्मी के चलते पोल्ट्री फार्म में अंडों के उत्पादन में भी कमी आई है, जिससे कई इलाकों में अंडे के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। जुलाई में सब्जी की कीमतों में 12.9% की बढ़ोतरी हुई। अगस्त में यह आंकड़ा और बढ़ गया है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि सूखे और गर्मी से चीन के सेंट्रल और यांगसी नदी बेसिन इलाकों में चावल और मक्का के उत्पादन को नुकसान पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में मक्का की फसल उस स्टेज में है जहां ज्यादा गर्मी या पानी की कमी पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में चीन को ब्राजील और अमेरिका से मक्का आयात करना पड़ सकता है। वहीं चीन के कुछ शहरों में फैक्ट्रियों को 1 हफ्ते तक काम बंद करने, उत्पादन कम करने का आदेश दिया गया है। जर्मन कार कंपनी फोक्सवैगन ने कहा कि सिचुआन की राजधानी चेंगडू में उसकी फैक्ट्री बिजली कटौती की वजह से बंद है। फोक्सवैगन के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की कारों की डिलीवरी में देरी हो सकती है। एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी सिचुआन में फिलहाल अपना प्लांट बंद कर रखा है। टोयोटा के भी प्लांट में काम बंद है। वहीं सिचुआन और चोंगिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकों ने रिचार्जिंग स्टेशनों के बंद होने की शिकायत की है। टेस्ला ने कहा कि चेंगडू में उसके 14 में से केवल 2 स्टेशन ही खुले हुए हैं। चीनी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बढ़ता बिजली संकट देख जापानी कार कंपनियां होंडा और माज़दा ने चीन से बाहर भी फैक्ट्री लगाने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। मैक्वेरी के मुख्य चीन अर्थशास्त्री लेरी हू ने पिछले सप्ताह के अंत में एक नोट में कहा कि चीन में 1 साल पहले भी बिजली की कमी थी। इस साल स्थिति और भयावह हो सकती है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि पावर कट के चलते चीन के औद्योगिक शहर सिचुआन में उत्पादन में दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में मैक्वेरी के मुख्य चीन अर्थशास्त्री लेरी हू का कहना है कि लिथियम जैसे कच्चे माल की सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सिचुआन शहर की चीन के कुल लिथियम उत्पादन में 20% हिस्सेदारी है। वहीं यहाँ चीन के कुल उत्पादन का 5% एल्यूमिनियम यही होता है। जाहिर है लिथियम के उत्पादन में कमी से इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों के सामने नया संकट खड़ा हो सकता है। चीन ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए यांगसी नदी के आसपास सूखे से प्रभावित इलाकों में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन भी चलाया है। हुबेई और कई दूसरे प्रांतों में केमिकल ले जाने वाले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं ताकि बारिश हो, लेकिन बादलों का घेरा न होने की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई। आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की टेक्निक को हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखरा दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। सूखे के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके चलते आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इस संकट से लोगों को निकालने के लिए वहां 5000 सैन्य कर्मियों को आग बुझाने के काम पर लगाया गया है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि सबकी वजह से चाइना में का जो इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, उसका एक बहुत बड़ा अंश अभी खतरे के एक संकट की घड़ी में पहुंच गया है। चाइना में अभी ये अगस्त का महीना है, धीरे धीरे आबोहवा अभी ठंडक का मौसम आ रहा है। चाइनीज घरों में, क्योंकि वो हमसे काफी ऊपर टेम्परेट क्लाइमेट्स में है, हीटिंग प्रोविजंस बहुत जरूरत होते हैं। पिछले कुछ सालों से इन चीजों में हर घर में
कोल पावर फायर प्लांट्स में रुकावट के चाइना ने डाला था कि भाई हम बीजिंग को क्लीन करेंगे, इसके लिए बहुत सारे प्लांट्स को बंद किए थे। देश में बहुत सारे घरों में ये हीटिंग का जो कैपेसिटी है वो रोक दिया गया था। अब चाइना के लिए संभव है, चाइना में किया जाता है इस तरह से कि भाई अगर जैसे घोषणा कर दिया तो उसके अमल हो जाता है। लेकिन इस साल वो चीज और भी ज्यादा बन के हर घर के लिए चाइना में एक बहुत बड़ा संकट सामने आ जाता है। चाइना में सिर्फ नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर चाइना में हीटिंग एलिमेंट विंटर में बहुत ज्यादा खर्च और बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। और इस पर जो अभी संकट आएगा वो मेरे हिसाब से अभी जो खतरा या अभी जो हम रिस्क देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खतरा आएगा। ये बहुत बड़ा चीज है। दूसरी बात यह है कि चाइनीज फर्म्स इलेक्ट्रिसिटी उस जो लिमिटेड, क्योंकि पानी अभी जो कमी है वो अभी बारिश का पानी अभी फिर से तो आएगा नहीं। अभी मानसून का मानसून नहीं, जो पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे ड्राई अप कर जाएगा, फ्रीज अप करके। तो यानी कि वाटर लेवल की जो कम हो गया है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन चलेगा अगले साल फरवरी मार्च तक। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्राइसिस का तो अभी हम शुरुआत देख रहे हैं, ये क्राइसिस आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा इस साल। दूसरी बात यह है कि ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस की वजह से चाइना को इलेक्ट्रिसिटी राशन करना पड़ेगा। तो पावर कट्स जो भारत में एक टाइम में एक बहुत बड़ा चीज था, वो पावर कट्स बहुत ही बड़े पैमाने में चाइना में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज को पावर सप्लाई देने के लिए चाइना को ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा कि या तो वो कंपनी को पावर सप्लाई करे या घरों में पावर सप्लाई करे। ये बहुत बड़ा एक सेकेंड रिस्क है। यानी कि प्रोडक्शन चेन, जो हम सप्लाई चेन की बात कर रहे थे और जिसमें बहुत सारे जगहों पे, देशों में बहुत सारे जगहों पे हम देख रहे थे कि वो क्राइसिस बन गया है, वो सप्लाई चेन का एक थर्ड शॉक। तो फर्स्ट शॉक था कोविड से, सेकेंड शॉक था कि उसके वजह से जो शटडाउन हुए थे, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन शिपिंग लेन्स में चैलेंज आया था, ये है थर्ड शॉक। चीनी बिजली संकट की तरह बांग्लादेश में भी इसी तरह का संकट दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में बिजली की खपत को कम करने के लिए विद्यालयों की साप्ताहिक छुट्टी को 1 दिन और बढ़ाकर 2 दिन का कर दिया गया है, जबकि सरकारी कार्यालयों और बैंकों के कामकाजी समय में 1 घंटे की कटौती की गई है। यूक्रेन युद्ध के असर से ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच बांग्लादेश ने कदम उठाए हैं। कामकाज के घंटों में कटौती बुधवार से प्रभावी हो जाएगी। कैबिनेट सचिव खांडकर अनवरुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश में अधिकांश स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं, लेकिन अब शनिवार को भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय और बैंक अपने प्रतिदिन के कामकाज की अवधि को पहले 8 घंटों से घटाकर 7 घंटे कर देंगे, लेकिन निजी कार्यालय को अपना कार्यक्रम निर्धारित करने की अनुमति होगी। यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति में व्यवधान के कारण ईंधन और भोजन की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गई हैं। बांग्लादेश अपने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कई हफ्तों से उपाय कर रहा है। बांग्लादेश के पास विदेश से तेल और दूसरी जरूरत की चीजें आयात करने के लिए पैसे की भारी कमी है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $400 करोड़ से अधिक का कर्ज देने का अनुरोध किया है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।